हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ पर। और हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान को समाप्त करेंगे इस कक्षा में। ये कंप्लीट क्लास होगी जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान समाप्त हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि एग्जामिनेशन को मुश्किल से 25 से ऊपर दिन बचे हैं, मतलब हालांकि दिन तो हैं अभी ठीक ठाक, 25 दिन प्लस है। लेकिन अगर आप इसको 2 बार नहीं देख पाते हो तो फिर ये मान के चलिए कि 5, 7, 8, 10 नंबर जो आएंगे वो आपके नहीं हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस बिना समय गंवाए। एक बार विषय सूची देख लेंगे कि यहाँ पर सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग। उसके अलावा इतिहास, भौगोलिक संरचना, कृषि पशुपालन, वन्यजीव, वन्य अभ्यारण्य, खनिज, औद्योगिकरण, आर्थिक समीक्षा, प्रमुख योजनाएं, परिवहन, संचार, जनगणना, राज्य व्यवस्था और प्रशासन के साथ साथ कला, संस्कृति और पर्यटन भी देखेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरस्कार, साहित्य, सम्मान, पत्रकारिता इत्यादि देखेंगे। समसामयिकी जो है हम लोग एक दूसरी किताब से देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को मिलेंगी। ठीक है, करना क्या है आप लोग को? करना ये है कि द PYQ करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 75 to 80 लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी उपयोगी PDF या कटिंग्स होती हैं या फिर करंट की न्यूज़ होती हैं उस पर आपको अवेल करा दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ इस मैप में आप देखते हैं कि सीमावर्ती राज्य एवं देश जो भी हैं बिहार के, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के लगते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। तो पश्चिमी चंपारण लगता है, काउंट करते चलिएगा मेरे साथ में। पश्चिमी चंपारण लगता है, गोपालगंज लगता है, सिवान लगता है, सारण लगता है, भोजपुर लगता है, बक्सर लगता है, कैमूर लगता है और इसके साथ में रोहतास लगता है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं बिहार के जो कि यूपी के बॉर्डर के साथ टच होते हैं। एक बार खुद से भी मैप में देख लीजिए कि क्या रोहतास टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि रोहतास का ये पोर्शन यूपी से टच हो रहा है। अर्थात कुल मिलाकर के 8 पोर्शन या 8 जिले बिहार के जो हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। फिर आता है नेपाल। नेपाल से लगने वाले टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, फिर है अररिया और सातवां है किशनगंज। तो ये 60 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये आपके नेपाल से लगते हैं। फिर आता है पश्चिम बंगाल। तो पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है कटिहार। ये तीनों पश्चिम बंगाल से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यानी कि बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स पश्चिम बंगाल से लगते हैं। 8 कहाँ से लगते हैं? उत्तर प्रदेश से। और 7 कहाँ से लगते हैं? नेपाल, जो कि वैश्विक बॉर्डर बनाता है। फिर आता है 8 झारखंड से भी लगते हैं। झारखंड से कौन कौन लगते हैं? तो शुरू करेंगे। रोहतास लगेगा 1 नंबर, औरंगाबाद लगेगा 2, गया लगेगा 3, नवादा लगेगा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार लगेगा 8। ये 8 जिले कहाँ से लगते हैं? तो ये झारखंड से लगते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस राज्य से बिहार की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ टच होती है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये उत्तर हो जाएगा क्योंकि दोनों के ही 8-8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। चलिए आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थापना दिवस के बारे में। तो अगर बिहार का स्थापना दिवस पूछेगा तो 22 मार्च है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार प्रांत उड़ीसा सहित इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके पहले बिहार अविभाजित बंगाल का पार्ट था, यानी कि बंगाल में ही ये बांग्लादेश वाला पोर्शन भी आता था, बिहार और थोड़ा सा उड़ीसा का पोर्शन भी आता था। 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस 1912 के वर्ष में इसको अलग प्रांत बनाया गया था। नामकरण कब किया गया? तो इसका प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान के विहार से हुआ है। तो वास्तविक रूप में ये बिहार नहीं, विहार के नाम पर नामकरण इसका हुआ है, लेकिन फिर व को चूंकि ब बोलते हैं बिहार में, इसीलिए बिहार बन गया। अगला है कि ये विहार के अपभ्रंश के रूप में मैंने बता दिया आपको। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 12वां क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, जब से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बन गया है तब से, मतलब जम्मू कश्मीर को जब से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उसके बाद से ये 12वां भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान रखता है और राजधानी पटना है। जनगणना की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली स्टेट है। सो वी कैन से कि 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो बिहार है। और स्थिति देखी जाए, हालांकि इससे पूछने का चांस कम रहता है, तो बस ये जान जाइए कि 24 डिग्री 20 मिनट या 27 डिग्री
27 डिग्री 31 मिनट से लेकर के, यानी कि ये उत्तरी अक्षांश से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, तो अक्षांश कैसे देखा जाता है, मतलब ये नॉर्थ है, नॉर्थ के इधर देखोगे तो ये 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच, ठीक है, और सॉरी गलत दिखा दिया, 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच, ठीक है, और यहाँ पर 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री ईस्ट, इसके बीच में बिहार बसता है। अगली बात कहता है क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो एक बार ध्यान में रख लेंगे कि 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। फिर कहता है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है उसमें, तो लगभग 92,000 ग्रामीण क्षेत्रफल है और शहरी क्षेत्रफल 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। ये डेटा 2023 के अकॉर्डिंग था, तो 2 वर्षों में जरूर कुछ परिवर्तन हो गया होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, और ये 483 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार जो है वो ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से किधर ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप बताओगे क्षैतिज रूप से, यानी कि हॉरिजॉन्टली बिहार ज़्यादा चौड़े में फैला हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करें अगर सीमावर्ती राज्यों की, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ता है, यानी कि ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल पड़ता है। पश्चिम में कौन पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है इसके यूपी। दक्षिण में कौन पड़ता है, तो जो नया राज्य बना था 2000 में सन, वो पड़ता है झारखंड। ठीक है, और ऊपर कौन पड़ता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री पड़ती है नेपाल की। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर आता है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, कि अगर एक लाइन खींची जाए और पूर्व का निर्धारण किया जाए, ठीक है, एक लाइन खींच करके पूर्व का निर्धारण किया जाए यहाँ से, सबसे पूर्वी जिला आता है किशनगंज। दिखाई दे रहा होगा आपको, तो किशनगंज जो है सबसे पूर्वी जिला है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो कौन सा है, तो यहाँ पर भी फिर से एक लाइन खींचिए, शायद यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, उसके अलावा एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए, तो ये आता है कैमूर, दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पश्चिम में कौन आता है, कैमूर यहाँ पर है। ठीक है, या इसको भाभुआ भी कहते हैं। फिर आता है अगला कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, तो यहाँ पर फिर से एक लाइन खींचेंगे। सबसे उत्तर में कौन है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में है, थोड़ा और ही उत्तर में है, यहाँ तक है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण जो है सबसे उत्तर में है। और सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर गया जिला जो है वो आपका सबसे दक्षिणी जिला है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी गया। ये चारों पॉइंट याद रख लेंगे, 4 पोर्शन याद करेंगे। गया दक्षिण में सबसे नीचे है, पश्चिमी चंपारण उत्तर में सबसे ऊपर है, भाभुआ या उसी को आप कैमूर भी कहते हो, ये आपका पूर्व में है, पश्चिम में है, और पूर्व की बात करें तो किशनगंज है। आगे आते हैं कि सीट कितनी है, तो लोकसभा में कुल 40 सीट्स है इसके पास। लोकसभा में कितनी सीट्स है, 40 सीट्स हैं लोकसभा में, और 6 सीट है सुरक्षित सीटें। ठीक है, और वहीं राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो 16 सीट है राज्यसभा में। तो ये दोनों याद करेंगे, केवल 40 सीट याद करेंगे एलएस में लोकसभा में, 16 सीट याद करेंगे आरएस में राज्यसभा में। फिर आता है विधानसभा में कितनी सीट है, तो 15 नवंबर को गठन के बाद 243 सीट है। यहाँ पर कितनी सीट है, 243 सीट बची हैं टोटल विधानसभा में। ठीक है, अब आता है कि परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है विधान परिषद में, 75। यहाँ पर विधान परिषद है, ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार में विधान परिषद है और उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 75 है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए बात करें बिहार के राज्यपाल की, तो इसको ठीक करेंगे हम लोग तुरंत से। अभी वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान राज्यपाल हैं बिहार के। नीतीश कुमार सबको पता है कि ये अभी भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो ये सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है, विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, मैंने फिर से नए तरीके से लिख दिया क्योंकि कुछ डेटा चेंज था, कि राज्यपाल यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान है वर्तमान समय में।
ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है, पहले ये केरला में थे। उसके बाद मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार काफ़ी वर्षों से। उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट कुमार चौधरी और विजय कुमार। वे विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अप्सरा, नाम याद रखिएगा, नई नियुक्ति है अप्सरा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम मैंने बताया अप्सरा है, इसको याद रखिएगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बादर। राज्य लोकायुक्त हैं कीर्ति चंद्र साहा और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं विनोद सिंह गुंजियाल। ठीक है, तो ये डेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी डेटा में डाउट है तो कमेंट करिए, बाकी मैंने अपने संज्ञान में सारे डेटा करेक्टली बताए हैं। आगे आते हैं हम लोग प्रशासनिक और प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या प्रशासनिक चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पर जलवायु या प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्रशासनिक में आते हैं तो सबसे पहले आते हैं प्रमंडल में। तो टोटल 9 प्रमंडलों में बिहार बटा हुआ है, जिसमें से मगध, पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर और कोसी, ये 9 हैं। टोटल 38 ज़िले हैं बिहार में और 38वां जिला अरवल है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है आप लोगों को कि 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल 101 है, सारी चीज़ें छोड़ देंगे। महानगर 1 है पटना। प्रखंड कितने हैं? तो प्रखंड है 534। यहाँ पर जो लिखा है प्रमंडल, याद रखेंगे ये डिवीज़न को बोलते हैं। तो टोटल 9 डिवीजन आर देयर, मगध, पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर, कोसी। ठीक है, पंचायतें बहुत ज़्यादा हैं, 8400 हैं। राजस्व ग्राम बहुत ज़्यादा है, कुल नगर बहुत ज़्यादा है, पुलिस स्टेशन ज़्यादा हैं और खुल भी रहे हैं। रेलवे पुलिस ज़िले 4 हैं। और नगर निगम कितनी है ये बात एक बार देख लीजिए। नगर निगम टोटल 19 है और जिला परिषद है 38। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर जल प्राकृतिक चीज़ों में देखेंगे अगर बिहार के, तो क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। तो पहले तो जलवायु यहाँ की कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। ऋतुएं यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? तो 3, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, बिहार को 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। प्राकृतिक प्रदेशों की अगर बात करेंगे तो 3 तरह के भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो याद रखेंगे, शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इन 3 प्रदेशों में बांटा गया है, 3 भौगोलिक या भू आकृतिक प्रदेशों में। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, बागमती, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियां यहाँ से बहती हैं। प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो सोन नदी या सोन परियोजना बिहार में है। गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों में है। कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार और नेपाल में है। बाण सागर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बाण सागर परियोजना किन किन स्टेट्स में है, तो आप बताएंगे बिहार में है, साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मॉइस्ट डेसिडुअस यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं और साथ में शुष्क यानी कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। कांवर झील बेगूसराय में। गोगा बील कटिहार में। कैमूर रोहतास में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ें पढ़ते रहेंगे। अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए बिहार के, तो यहाँ पर रामलीला नाच, भगत नाच, लौंडा नाच, कीर्तनिया नाच, पूजा आरती नाच, जादुर नाच, कर्मा नाच, यात्रा, डोमकच नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, जोगड़ी नृत्य, धोबिया और झिझिया नृत्य प्रसिद्ध है। प्रमुख लोकगीत की बात की जाए तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग चीज़ें गाई जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना होती है अक्सर। देखिए, ऋतु गीतों के नाम पर अगर जाएंगे तो कजरी, चैता, चतुर्मासा, बारहमासा, यानी कि ऋतु जिस तरह से परिवर्तित हो रही है उस तरह से यहाँ पर जो नृत्य लोकगीत होंगे उसमें कजरी होगा, चैता होगा, चतुर्मासा होगा, बारहमासा होगा। फिर आता है संस्कार गीत। संस्कार गीत में आएगा सोहर, गौना, कोहबर, समदाउन, बेटी विदाई। तो देख लीजिए, सब आप जानते होंगे कि सोहर कब गाया जाता है? खुशी के अवसर पर। गौना
मतलब कि गौने में जब लड़की विदा हो रही है या पुरुष उसको लेकर के जा रहा है, मतलब पुरुष का पूरा वर पक्ष। कोहबर, तो सबके वहाँ जहाँ एक कमरा होता होगा जहाँ पूजा पाठ इत्यादि होता है उसको कोहबर कहते हैं, अंधेरा कमरा थोड़ा। समदाउन इसी प्रकार है, और बेटी विदाई, इस प्रकार के संस्कार गीत गाए जाते हैं। पेशा गीत क्या क्या है, जैसे जाता पिसाई, थपाई, छवाई, रोपनी, सोहनी, इसमें एक पेशे से रिलेटेड गीत है तो इसको बोलते हैं पेशा गीत। गाथा गीत, लोरिकायन, सलहेस, बिजमैल, दीना भदरी, ये सब गाथा गीत है। पर्व गीत की बात करें तो जैसे वहाँ पे जो पर्व पड़ते हैं, जैसे महापर्व है छठ, तीज, जिउतिया, गोधन, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बिरहा इत्यादि जो है ये सब पर्व गीत है। आगे देखते हैं प्रमुख पर्यटन कहाँ कहाँ है, तो गया है, बिहार है, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली है, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी, ये सब प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रमुख धार्मिक केंद्रों में देखा जाए तो बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, गया, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि धार्मिक केंद्र। प्रमुख मंदिरों में बड़ी देवी पाटन मंदिर पटना में है, छोटी देवी पाटन मंदिर भी पटना में है, हनुमान मंदिर पटना में है, अजग बीनाथ मंदिर, ठीक है, अजग बीनाथ मंदिर आपका भागलपुर में है, अहिरौली मंदिर बक्सर में है। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो सोनपुर में पशु मेला लगता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। वैशाली में मेला लगता है, हरिहर क्षेत्र का मेला है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, सौराठ का मेला है, काकोलत का मेला है, जानकी नवमी का मेला है, मेष संक्रांति का मेला है। प्रमुख बोली में वहाँ पर मैथिली, मगधी, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका इत्यादि प्रमुख है। आगे आते हैं, बिहार में राजकीय प्रतीकों की बात की जा रही है, थोड़ा छोटा करके इसको कर लेंगे कि बिहार में राजकीय प्रतीकों में सबसे पहले आती है भाषा। तो लैंग्वेज क्या क्या है, तो हिंदी है, उर्दू है, दूसरी भाषा, ठीक है, तो हिंदी है और उर्दू है, उर्दू दूसरी भाषा के रूप में है। फिर आता है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषाएं, हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। जो बिहार के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भी हैं और बिहार में भाषाएं जो है यूज़ की जाती हैं, उसमें हिंदी, उर्दू और मैथिली। पुष्प कौन सा है यहाँ पर, राज्य का पुष्प गेंदा का पुष्प जो है यहाँ का राज्य का पुष्प है। पशु है बैल, पक्षी है गौरैया, वृक्ष है बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष, खेल है कबड्डी, नृत्य है जाट जाटिन, नृत्य क्या है, जाट जाटिन। राजकीय फल है मैंगो आम, खाना क्या है, लिट्टी चोखा यहाँ का राजकीय खाना है। राजकीय मछली है देसी मांगुर, राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। राजकीय प्रार्थना मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, और राज्य का महापर्व क्या है, छठ है। दोस्तों अब अगला जो टॉपिक इसमें है वो है बिहार में प्रथम, ठीक है। तो राज्यपाल कौन था प्रथम, तो जयराम दास दौलतराम, याद करेंगे, जयराम दास दौलतराम। अगला है मुख्यमंत्री कौन पहले थे, तो श्री कृष्ण सिंह वॉज द मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे, बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर थे। पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राज्यपाल यहाँ पर बिहार में बने थे। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री, लालू जी की वाइफ थी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बिहार की कौन थी, सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित, ठीक है। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया, तो 1948 26 जनवरी को पटना में पहला आकाशवाणी केंद्र खोला गया। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 14 अगस्त 1978 को। तो ये चीज़ याद रखनी है कि 1978 में दूरदर्शन केंद्र खुला था, आकाशवाणी 1948 में ही खुल गया था। पहला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पहला विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार का था। पटना विश्वविद्यालय जो है वो आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो प्रश्न जैसा पूछेगा उस प्रकार उत्तर देना है कि अगर इस प्रकार पूछा कि प्राचीन मतलब प्राचीन भारत में या प्राचीन बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय, और पूछेगा कि आज़ादी के बाद कौन सा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो उस प्रकार पटना विश्वविद्यालय लगा देंगे, या 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी में। पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पहला कृषि विश्वविद्यालय है। पहले महाकवि विद्यापति थे,
पहले महाकवि यहाँ के विद्यापति, और पहला अंग्रेज यात्री जो यहाँ पर आया वो रॉल्फ फिच था, जो अकबर के समय में आता है। चलिए अगला देखेंगे कि पहला सिख गुरु यात्री गुरु नानक है। पहली हिंदी दैनिक पत्र यहाँ पर सर्वहितैषी थी। पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्च लाइट था। बात करें कि अगर पहली खगोलीय वेधशाला की, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। पहला गंगा डॉल्फिन तो विक्रमशिला भागलपुर पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। और बिहार कई जगह विश्व में भी प्रथम आता है, जैसे पहला गणराज्य जो है वो बिहार में पाया गया था, वो वज्जी संघ वैशाली का, यानी कि वज्जी संघ पूरे विश्व का पहला गणराज्य है, पहला रिपब्लिक जिसको बोलेंगे। पहला वैभवशाली नगर कौन था, तो पाटलिपुत्र पहला वैभवशाली नगर था पूरे विश्व का। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक वैश्विक रूप से गौतम बुद्ध है। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप कहाँ पाया गया, तो पिपराहवा का स्तूप पाया गया, भारत नेपाल सीमा पर पाया गया। ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, तो राजगृह में हुई पहली बौद्ध संगीति। आगे देखेंगे और किस किस चीज़ में बिहार प्रथम है विश्व में, तो पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पहला गणितज्ञ कौन है, तो आर्यभट्ट है। पहला सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, अशोक। पहला सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया वो है अशोक। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर, तो मुंगेर जो है वो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है। अगला देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में बात करते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय, अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2013 वर्ष में हुई है। फिर प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय की बात की जाए तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में निर्माणाधीन था सन 2023 में, अब इसका कार्य और आगे बढ़ चुका है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी पटना में बन रहा था। ठीक है, प्रथम बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बन रहा है, तो पटना में बन रहा है। प्रथम टेक्सटाइल पार्क कहाँ बन रहा है, तो भागलपुर में निर्माणाधीन था, अब इसका कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है। बिहार में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बिटहा है, ये भी बिहार में ही स्थित है। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान एम्स बन रहा है, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में। इसके साथ ही आपको पता होगा कि राजगीर में एक कांच का ब्रिज भी बनाया जा चुका है। अगला है कि बिहार के 8 जिले हैं जो उनके मुख्यालय से अलग है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन से 8 जिलों के वो केंद्र हैं जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। तो पश्चिमी चंपारण जिसके जिला मुख्यालय का नाम है बेतिया, पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय का नाम है मोतिहारी, भोजपुर आरा, कैमूर भाबुआ, सारण छपरा, रोहतास सासाराम, वैशाली हाजीपुर और नालंदा बिहार शरीफ। तो एक बार इसको और बता दे रहा हूँ कि बिहार के 8 जिले वे हैं जिनका मुख्यालय का नाम जो है उन जिलों के नाम से अलग है। जैसे फिर से बता रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण का बेतिया है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, भोजपुर का आरा, कैमूर का भाबुआ, सारण का छपरा, रोहतास का सासाराम, वैशाली का हाजीपुर, नालंदा का बिहार शरीफ है। फिर आता है संभाग में शामिल जिले कि जैसे पटना संभाग है तो इसमें कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। मुंगेर में 6 जिले हैं, तिरहुत में 6 जिले हैं। ठीक है, मगध में 5 जिले हैं, दरभंगा में 3 जिले हैं, सारण में 3, पूर्णिया में 4, कोसी में 3, भागलपुर में 2 जिले हैं। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस संभाग में कितने जिले हैं। फिर से बता रहा हूं कि पटना संभाग अगर है तो पटना संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, मुंगेर संभाग अगर है तो मुंगेर संभाग में आपके टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, मगध संभाग अगर है तो मगध संभाग में 5 जिले आते हैं। तिरहुत की बात की जाए तो तिरहुत में 6 जिले आते हैं। दरभंगा की बात की जाए तो इसमें 3 जिले आते हैं। ठीक है, और क्या क्या देखना है इसमें, तो और देखना है हम लोग को, सारण में 3 आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, भागलपुर में 2 और कोसी में 3 आते हैं। अब नाम याद करना है, सबसे पहले याद करना है कि कौन कौन सा हेडक्वार्टर है, और फिर यहाँ पर हम लोग नाम भी देखेंगे। जैसे पटना की अगर बात की जाए तो पटना में हेडक्वार्टर क्या है, तो मैं इसको घेर दे रहा हूँ, पटना में हेडक्वार्टर भी क्या है, पटना ही है। ठीक है, फिर बात करें मुंगेर की तो मुंगेर में भी मुंगेर है। अगर बात करें मगध का, अगर क्या बात करें मगध का बात करें तो यहाँ पर हेडक्वार्टर है गया। तिरहुत की बात करें तो मुजफ्फरपुर यहाँ हेडक्वार्टर है। दरभंगा में दरभंगा ही हेडक्वार्टर है, सारण में सारण ही हेडक्वार्टर है, पूर्णिया में पूर्णिया ही है, भागलपुर में यहाँ पर भागलपुर ही हेडक्वार्टर है,
कोसी में लेकिन सहरसा हेडक्वार्टर है। कोसी में क्या है? सहरसा हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार हेडक्वार्टर का नाम भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से 6 जिले आते हैं। तो पटना हेडक्वार्टर में पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर आते हैं। अभी मैं मैप भी दिखा दूंगा। मुंगेर में आता है मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मगध में आता है गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। सारण में आता है सारण, सीवान, गोपालगंज। पूर्णिया में आता है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में आता है भागलपुर, बांका। और कोसी में आता है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। अब मैप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको अलग अलग जो प्रभाग हैं वो दिखाई दे रहा है। जैसे पटना आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा रेड कलर में। तो पटना में कौन कौन है? पटना में है नालंदा, एक सेकंड मैं पेन भी दिखा दे रहा हूँ हल्की हल्की सी। यहाँ पर है नालंदा, पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर। मेरे पास HD फोटो नहीं है, सॉरी। तिरहुत में क्या आता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। सारण में आता है सारण, सिवान, गोपालगंज। फिर आता है आपका मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और इसके अलावा जहानाबाद। ठीक है। बात करें दरभंगा की तो येलो कलर में दरभंगा है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ब्लू कलर में आता है मुंगेर, जिसमें बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आते हैं। फिर बांका और भागलपुर, यह आता है भागलपुर डिवीज़न में। और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये चारों आते हैं आपके पूर्णिया डिवीज़न में। ठीक है। तो इस प्रकार आपको दिख रहा है कि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा फिर आते हैं कोसी डिवीज़न में। इस प्रकार आपको सारे डिवीज़न अलग अलग और जितने उसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो भी मैंने यहाँ पर मैप में दिखा दिया है। आगे चलते अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बिहार के प्रमुख कृषि संस्थानों को देख लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूसा, समस्तीपुर में स्थित है ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला है तिरहुत कृषि कॉलेज, मुजफ्फरपुर में स्थित है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंसेज समस्तीपुर में है। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर में है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका होगा, तो फिर से रिवाइज करेंगे कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में, तिरहुत मुजफ्फरपुर में, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनमें संबंधित स्थल, उनसे संबंधित स्थल जैसे वर्धमान महावीर, तो कुंडलग्राम इनसे संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है पाटलिपुत्र का स्थान। चाणक्य से संबंधित है पाटलिपुत्र। अशोकघोष से भी पाटलिपुत्र संबंधित है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि अशोकघोष से संबंधित है पाटलिपुत्र। शेरशाह सूरी से सासाराम, क्योंकि यहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। वर्तमान में रोहतास जिले के अंतर्गत आएगा। आर्यभट्ट से अगर पूछा जाए कौन सा स्थान संबंधित है तो पाटलिपुत्र संबंधित है। कुछ बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका उपनाम जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं, अजात शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है। तो देश रत्न कहा जाता है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाबू कुंवर सिंह जो कि 1857 की लड़ाई में लड़े थे, तो उनके सामने लगता है बाबू, फिर लगता है कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, या लोकनाथ JP भी इनको बोला जाता है। श्री कृष्ण, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण, ठीक है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण, तो डॉक्टर श्री कृष्ण का नाम है बिहार केसरी। बाबू जगजीवन राम, इनको बाबू जी बोलते थे, तो जगजीवन को का जी ले लेते थे और इनके सामने बाबू जी कर देते थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की पदवी है, उपनाम है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। बिहार विभूति, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को बोला जाता है, बिहार विभूति। इसके अलावा बड़े साहब भी बोला जाता है। जस्टिस ऑफ पीस जनार्दन प्रसाद सिंह, जस्टिस ऑफ पीस किसको बोला जाता है? जनार्दन प्रसाद सिंह को बोला जाता है। बाबा नागार्जुन को बोला जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत एवं बिहार के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेत। थोड़ा छोटा करके इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 4 बातें दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है कि पहले में मध्य, फिर इकाई, फिर बिहार और भारत की क्या स्थिति है। इस प्रकार दिया हुआ है कि जनसंख्या के घनत्व अगर देखा जाएगा, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर की बात अगर की जाए तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वहीं भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात देखा जाए प्रति 1000 पुरुष
पर स्त्रियां कितनी हैं, तो 918 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर हैं और 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर भारत में है। जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए प्रतिशत में तो 25.742% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है और यहाँ पर 17.70 की हुई है। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में, यानी कि दशकीय वृद्धि है ये। तो 25.42% की जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी कि अगर पहले जनसंख्या 1000 थी तो अभी, या 100 थी तो 125 हो गई। आसानी से समझने के लिए इस प्रकार हो जाएगा। कार्यशील जनसंख्या में काश्तकार कितने हैं, तो 20.72%, यानी कि किसान कितने हैं, तो 20.72% जो है किसान है। वहीं भारत में देखा जाए तो टोटल 24.6% किसान आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं 68.8% भारत में ग्रामीण जनसंख्या रहती है। फिर खेतिहर मजदूर की बात करता है तो 52.80% बिहार में है। भारत में टोटल इसका परसेंटेज 30 है। अगर साक्षरता की बात की जाए तो कुल साक्षरता प्रतिशत, जो कि महत्वपूर्ण भी है एग्जामिनेशन के लिए, 61.80% 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता है। वहीं भारत में 73% की साक्षरता है। पुरुष की साक्षरता बिहार में 71.2 है, भारत में 80.9 है। स्त्री की जो साक्षरता है वो 51.5 यानी कि 51.5 है और भारत में 64.6 है। तो डेटा नोट कर सकते हैं 2011 के अनुसार। फिर आता है बिहार वन रिपोर्ट 2021, इसमें दिया हुआ है। तो जो 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट है या बिहार की वन रिपोर्ट है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने किए हैं क्योंकि आपको भी पता है कि ये 2021 वाली रिपोर्ट इसमें दी हुई थी। सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक वनावरण होता है, एक वृक्षावरण होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंट डेटा होता है जिसको दोनों को ही हमें देखना होता है। यानी कि हमें कहीं का वनावरण भी देख करके चलना होता है स्टेट वाइज, या फिर इंडिया का, दोनों जगह का, और फिर हमें जो वृक्षावरण है वो भी देख करके चलना होता है। अगर प्रमुख शब्दावलियों की बात की जाए तो वृक्षावरण क्या होता है, ट्री कवर, यानी कि वनावरण के जो बाहर पेड़ होते हैं, जैसे कृषि भूमि पर, शहरी क्षेत्रों में या सड़कों पर या उनके किनारे लगे पेड़, ये वनावरण से अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वन क्षेत्र के बाहर बिखरे हुए होते हैं, तो इन्हें वृक्षावरण कहते हैं। वनावरण क्या होता है, भूमि का वह क्षेत्र जो वनस्पति से आच्छादित है और जिसकी पहचान वनों के रूप में की जाती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। इस प्रकार के सभी वृक्षों और वनाच्छादित क्षेत्रों को वनावरण बोला जाता है। ठीक है, तो पहला डेटा जो यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है कि भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण और वृक्षावरण अगर दोनों का एक कुमुलेटिव, यानी कि एक साथ में देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर में कितना एरिया है, तो 9,903 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बिहार के अंदर वनावरण और वृक्षावरण का टोटल आता है, जो कि टोटल एरिया का 10.7% बनाता है। अगला हम लोग देखेंगे कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण का क्या हिस्सा है, तो 7,532 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल है वनावरण का। और अगर वृक्षावरण दिया जाएगा तो 2,371 स्क्वायर किलोमीटर वृक्षावरण का एरिया आता है। अगर राज्य में प्रतिशतता के आधार पर 3 सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर कैमूर, जमुई और मुंगेर ये प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। तो इसको याद कर लेंगे, कैमूर, जमुई और मुंगेर ये एरिया मतलब परसेंटेज वाइज मैक्सिमम वनावरण जो रखते हैं, फॉरेस्ट कवर रखते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आता है मिनिमम कौन रखता है प्रतिशतता के आधार पर, तो परसेंटेज के आधार पर मिनिमम कौन रखता है, वो रखता है शेखपुरा पहले नंबर पर, बक्सर दूसरे नंबर पर और सिवान तीसरे नंबर पर। तो सिवान, बक्सर और शेखपुरा, ठीक है, ये यहाँ पर सर्वाधिक कम वनावरण वाले 3 राज्य हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी कि शेखपुरा में सबसे कम, उससे अधिक बक्सर में, उससे अधिक सिवान में। अब एरिया के हिसाब से देखते हैं कि सबसे अधिक एरिया वाला कौन जिला है जहाँ पर वनावरण या वृक्ष क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ठीक है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। और सबसे कम वाले को देखेंगे तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको घोट लेना है, याद कर लेना है। कैसे भी करके मैं इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे याद कर लीजिएगा। अगला है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो भागलपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सर्वाधिक कमी कैमूर में हुई है। तो ये 2 पॉइंट और याद रखना है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं प्राचीन बिहार के बारे में, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन बिहार के बारे में बात करें तो ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। ठीक है। दूसरा कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तो बिहार की समृद्धि को देखते हुए बिहार को ही कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है बिहार, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। यहाँ पर 3 प्रमुख महाजनपदों की बात की जा रही है। मगध, अंग और वज्जी संघ के रूप में प्राचीन इतिहास बिहार में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी, ये जो गणराज्य हैं, इनकी कार्यपद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये भी प्रश्न कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि किन 2 गणराज्यों के शासनकाल में कार्यपद्धति के अनुसार ही प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो कि आधुनिक समय में प्रचलित है। तो मगध और लिच्छवी गणराज्य को देख करके ये हुआ था। दुनिया का पहला गणराज्य के बारे में मैंने बताया था कि वैशाली जो है वही दुनिया का पहला गणराज्य है, जो कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। बिहार का वर्णन 2 प्रमुख ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में भी हुआ है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो कि बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यहाँ पर भगवान महावीर को बिहार की ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ, ये चीज़ मानी जाती है। तो 3 लोग कुल मिलाकर के होते हैं इस प्रकार, जो कि बिहार के आसपास ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कालखंड के अनुसार बिहार को प्राचीन इतिहास के निम्न भागों में बांटा जा सकता है कि पूर्व पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल का हम लोग जो आपका पैलियोलिथिक है उस भाग में बांटा जा सकता है, स्टोन एज को। फिर आता है मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ठीक है, ताम्र पाषाण युग, वैदिक काल और महाजनपद काल। इस प्रकार जो है निम्न भागों में बांटा गया है। तो इसमें भी ध्यान देंगे हम लोग अगर, तो पूर्व पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण, तो ये आपके पाषाण युगीन हो गए। एक ताम्र पाषाण है, जैसे जो कि सिंधु सभ्यता वाला है, चालकोलिथिक वाला है। उसके अलावा उसके बाद वैदिक काल और फिर महाजनपद काल। तो ये मोटी मोटा इस प्रकार इसको बांटा गया है। अब आता है कि वो वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य कहाँ से बेसिकली लिए गए हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कि ओम भूर्भुवः, यानी कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, तो आप सभी को पता भी होगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव, ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भव, ये भी तैत्तरीय से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहदारण्यक से लिया गया है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये भी बृहदारण्यक से लिया गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग अभी तुरंत। अब आते हैं वैदिक कालीन नदियों के नाम पढ़ते हैं। सतलज का क्या नाम था प्राचीन में, तो पहले सतुद्री नाम से जानी जाती थी। उसके बाद आता है व्यास, व्यास को विपाशा नाम से जानते हैं। रावी को परुषणी, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, गंडक को सदानीरा, सिंध को सिंध नदी से, और घग्गर को दृष्टाती। तो इसको आप लोगों ने कई बार पहले भी पढ़ रखा है, तो आशा है कि ये चीज़ें याद होंगी। आगे चलते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्यों द्वारा क्षेत्र का कई बार नामकरण किया गया, ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब का क्षेत्र जो है उसको ब्रह्मावर्त कहते थे, तो पहला पॉइंट ये हो गया। गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, जैसे यूपी में जो पड़ता है पूरा दोआब का क्षेत्र, वो ब्रह्मर्षि देश कहलाता है। हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र मध्य देश कहलाता है। मध्य देश और बिहार और बंगाल सबको मिलाकर के आर्यावर्त का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए कई बार जो है देश का नाम अलग अलग मिलता है, तो वो खंड के हिसाब से मिलता है कि मध्य देश, बिहार, बंगाल का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाएगा, हरियाणा, पंजाब ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इत्यादि कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं कि महाजनपद काल में बिहार का क्या हाल है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 600 BC में, बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो हमें अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है, इन दोनों में मिलता है। 16 महाजनपदों में से 3, जिसमें मगध, अंग और वज्जी आते हैं, ये बिहार में थे। तो याद रखेंगे कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 16 में से 3 महाजनपद बिहार में थे उस समय। अब अंग आता है, अंग की राजधानी है चंपा। बिहार के वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल में, और झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा क्षेत्रों में, यानी कि जिलों में कुछ हिस्से इसके पाए जाते हैं। तो अगर बिहार से संबंधित पूछाएगा तो यहाँ पर जान जाइए कि आपको याद रखना होगा भागलपुर और मुंगेर में
जो अंग का हिस्सा है वो पाया जाता है। राजधानी है चंपा। मगध के हिस्से कहाँ पाए जाते हैं? जो वर्तमान पटना है या फिर गया जिला है वहाँ पर मगध का क्षेत्र था, राजगृह का क्षेत्र था। वज्र में क्या है? वज्र की राजधानी है वैशाली। 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। ये 8 कबीलाओं का गणराज्यों का संघ था, इसको बोलते हैं वज्जी। फिर आता है मल्ल। मल्ल कहाँ पाया जाता है? तो कुशीनगर और पावा का क्षेत्र, गोरखपुर, देवरिया, आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये चीज़ फैली हुई थी और मल्लों की जो राजधानी है गोरखपुर और पावा थी। ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान में बनारस का इलाका जो है काशी के स्थान पर है और सबसे प्राचीन वैश्विक नगर है ये। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अयोध्या वाला गोंडा बहराइच का क्षेत्र। ठीक है। तो वर्तमान में फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र जो है वही कौशल का क्षेत्र था। वत्स का क्षेत्र कौन सा है? तो पहले तो राजधानी जानिए, कौशाम्बी इसकी राजधानी है। वर्तमान के समय में कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर आदि इसके अंतर्गत आते थे। चेदी। चेद की राजधानी है शुक्तिमती। बुंदेलखंड का जो एरिया है वर्तमान में वही चेद के अंतर्गत आता था। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर पड़ने वाला हरियाणा, दिल्ली, मेरठ ये सब कुरु के क्षेत्र में आता है। पांचाल। अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी 2 राजधानियां थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके तक, यानी कि वेस्टर्न यूपी में यमुना नदी के जैसे ही आप ईस्ट साइड में जाएंगे सारा इलाका जो है पांचाल या अहिछत्र काम्पिल्य इसकी राजधानी थी, उस इलाके में पड़ता है। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो आज का जो ब्रजमंडल क्षेत्र आता है, मतलब मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है वो शूरसेन के अंतर्गत आता था। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर, तो 3 याद रख लीजिएगा। राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर जो इलाका है वो आपके मत्स्य के अंतर्गत आता था। अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी, माहिष्मती 2 राजधानियां हैं। आधुनिक मालवा यानी कि राजस्थान मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो अवंती के अंतर्गत आता था। अशमक की राजधानी है पोतन, पोटन, ये दोनों ही बोली जाती है। महाराष्ट्र नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच ये फैला हुआ इलाका था, यानी कि महाराष्ट्र में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र जो है अशमक के अंतर्गत आता था। इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्ट्रिक मार्क कर रहा हूँ, प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में कौन सा महाजनपद था? तो अशमक था। गांधार, तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, गांधार की। कहीं कहीं पर आपको पुष्कलावती भी इसकी राजधानी मिलेगी। कंबोज की राजधानी थी हाटक। इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। तो इस प्रकार ये 16 महाजनपद थे जिनकी राजधानी और वर्तमान स्थिति मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार कुछ आंदोलन हुए उसके विषय में जानते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन में क्या क्या देखना है हम लोग को कि जो भी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी थी यानी कि 600 BC की बात कर रहा है, उस समय में बहुत सारे नए धार्मिक चिंतन की शुरुआत होती है, नई धाराएं जन्म लेती हैं, जिससे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, यानी कि वैदिक काल के लेटर हाफ में क्या होता है कि कर्मकांडीय जटिलताएं आ जाती हैं, समझ रहे हो, जैसे पशुवध इत्यादि तरह की, बलि देना, अनेक तरह की, मतलब स्त्रियों को शिक्षा नहीं है या फिर पूजा में ये चीज़ें लगेंगी, कुछ कर्मकांडीय जटिलताएं आती हैं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयां भी जन्म लेती हैं, जिससे लोग त्रस्त हो जाते हैं। लोग क्या होते हैं? त्रस्त हो जाते हैं। तो जो नए धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये थोड़े से मिनिमलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। ये सामाजिक शांति, सामाजिक समरसता, इस सब का प्रचार करते हैं। तो इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खुल के जीवन जीने का मौका मिलता है। तो ये लोग इसको खुले दिल से स्वागत करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययता, मानवीय सरोकार करने वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना क्या है? जन्म के समय, तो उस समय कौन कौन से चिन्ह माने जाते हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं? कमल और सांड। कमल और सांड जन्म के समय की घटना है और उस समय के ये प्रतीक माने जाते हैं। गृह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान के समय पीपल जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, निर्वाण के समय पद चिन्ह। आपने कई जगह देखा होगा कि बुद्ध के ऐसे ऐसे पद चिन्ह जो है पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ये निर्वाण का चिन्ह है और मृत्यु का चिन्ह है स्तूप, ठीक है, जो कि महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा चिन्ह किससे रिलेटेड है। एक चीज़ और है कि बुद्ध से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनके भी प्रतीक हैं। जैसे
माता के गर्भ में जब बुद्ध आते हैं तो उन्हें हाथी दिखाई देता है स्वप्न में, ठीक है ना। तो हाथी माता के गर्भ में आना, जब वो बुद्ध पहुंचते हैं, बुद्ध का जन्म होता है तो कमल के फूल से संबंधित उसको रखा गया है। घोड़ा, गृह त्याग, बोध वृक्ष ज्ञान, धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रथम उपदेश का वो माना जाता है, ठीक है ना। मतलब ये माना जाता है कि धर्म चक्र का प्रवर्तन कर दिया। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय को भूमि स्पर्श में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी लेटर हाफ की मूर्तियां हैं, कह सकते हैं कि शुंगकालीन या बेसिकली मौर्यकालीन मूर्तियां आप समझ लीजिए, वो भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाई जाती हैं। एक करवट सोना महापरिनिर्वाण को दिखाया जाता है। आप कभी कुशीनगर अगर विजिट करोगे तो वहाँ पर बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा जो है बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं महापरिनिर्वाण को दिखाती है, ठीक है। फिर आता है बुद्धकालीन कुछ गणराज्य है, याद कर लेना है इसको कैसे भी करके, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, और जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप हाथ खड़े मत करिए, इसलिए जो है इसको याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? कपिल वस्तु के, यहाँ पर लगाएंगे के, क्या याद लगाएंगे? के, कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक है ना, कपिल वस्तु के शाक्य। इसी कारण से बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो कपिल वस्तु के शाक्य। सुमसुमार पर्वत के भग, सुमसुमार पर्वत के भग, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, दोनों एक ही है लगभग, पिपली वन के मौर्य, अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। मतलब इस स्थान पर कौन से गणराज्य थे उसको हम लोग के करके पढ़ रहे हैं कि कपिल वस्तु में जो लोग रहते थे उन्हें क्या बोलते थे? शाक्य। तो हम एक स्टेटमेंट बना दिए, कपिल वस्तु के शाक्य। सुसुमार पर्वत के भग, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली। ये रामग्राम क्या है? तो कभी आप गोरखपुर आओगे तो यहाँ पर रामगढ़ ताल है। इसी रामगढ़ ताल में माना जाता है पहले कि रामग्राम हुआ करता था, जो एक समय में भारत की राजधानी हुआ करता था, ऐसा प्राचीन इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोलिय भी रहते थे। तो रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो याद कर लेंगे इसको। अगला है मित्रों कि बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदाय, कि भाई बौद्ध धर्म के साथ साथ कुछ और संप्रदाय जो है चल रहे हैं, जैसे मक्खली पुत्र गोशाल, इनका है आजीवक संप्रदाय, ठीक है। ये नियतिवाद पर भरोसा करते हैं, तो मक्खली पुत्र गोशाल हैं आजीवक संप्रदाय के। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजित केस काम्बलिन, संदेहवादी संजय वेठलीपुत्र, नित्यवादी पकुध कच्चायन, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, मतलब आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, ठीक है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक। तो कैसे याद करेंगे कि देखिए, इसको याद करने का एक तरीका यह है कि भाई आप गए कोचिंग करने के लिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पर चलना था आपको, तो आप गए कोचिंग करने के लिए, तो दृष्टि कोचिंग किया आपने, नहीं ठीक लगा पहले साल तो संकल्प कोचिंग कर लिया, ठीक है। फिर वाक यानी कि बोल बोल कर पढ़ना शुरू किया, जब दोनों से काम नहीं बना, उसके बाद आपने कर्म करना शुरू किया, पहले बोल के पढ़े फिर कर्म किया यानी कि लिखना शुरू किया। फिर आजीव, आपने आजीविका कमाने का सोचा कि ऐसे तो चल नहीं सकता, तो सम्यक आजीविका भी इसको बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो आपने सम्यक आजीव सोचा कि भाई अपना खर्चा कैसे, 4 साल हो गया पिताजी अब पैसा नहीं देंगे, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, सम्यक आजीविका शुरू किया। फिर आजीविका के साथ साथ व्यायाम, फिर स्मृति आपकी बढ़ने लगी, और फिर आपको समाधि यानी कि सफलता मिल गई। तो इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है कि अब अध्यक्ष कौन था, कब हुई थी, ये सब नहीं। सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया कि कब हीनयान महायान आया, कब पिटक्स बटे, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा देखेंगे कि पहली ही जो हुई थी उसी में 2 पिटक आपके बन गए थे, जिसमें कि एक सुत्त पिटक था और एक विनय पिटक था, ठीक है। यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो आपके पहली बौद्ध संगीति में बने थे, जो कि राजगृह में हुई थी, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो राजगृह में भी कहाँ हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा एक स्थान है, वहाँ पर हुई थी। क्या बोलते हैं, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, 483 AD में हुई थी। अगला आता है दूसरी। तो दूसरी में क्या हुआ था
कि बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक नामक दो भागों में विभाजित होता है। स्थाविर और महासांघिक दो भाग बंटते हैं। वैशाली में हुई थी 383 यानी कि 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, ठीक है। पहली के 100 वर्ष बाद हुई। कौन इसमें अध्यक्ष बना? तो सबाकामी बने अध्यक्ष, जिनको सर्वकामी भी बोला जाता है। और कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, उनके देखरेख में ये आयोजित हुई थी। तो देखिए पहले में मैंने क्या बताया कि दो पिटक बनते हैं। पहला है सुत्त पिटक और दूसरा है आपका विनय पिटक, ठीक है। जो विनय पिटक है वो नियमों से संबंधित है बौद्ध धर्म में। दूसरे में क्या होता है कि महासांघिक और स्थाविर, इन दो भागों में विभाजन होता है बौद्ध धर्म का। वैशाली में होता है सबाकामी अध्यक्ष बनते हैं और ये कालाशोक के समय में होती है। तीसरी में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि संघ भेद के कठोर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कि संघ भेद के विरुद्ध अगर कोई जाएगा तो उसके लिए कठोर नियम है, बहुत मार पड़ सकती है। और यहाँ पर तीसरा पिटक अभिधम्म जो है जोड़ा जाता है। अभिधम्म में क्या है? दर्शन है। अभिधम्म में क्या है? दर्शन है। पाटलिपुत्र में ये आयोजित होती है 247 ईसा पूर्व में, लगभग 150 साल बाद। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये अशोक जो कि मौर्य कालीन है तो इनके समय में होती है। और आपको पता है कि चूंकि अशोक काफ़ी स्ट्रिक्ट आदमी है, ठीक है, तो इनके समय में जो है कठोर नियमों का भी प्रतिपादन होता है। चतुर्थ आती है, बिहार से बाहर होती है। कहाँ होती है? कुंडलवन तात्कालीन कश्मीर में पड़ता है। ये ईसा की पहली शताब्दी में होती है। वसुमित्र अध्यक्ष बनते हैं और अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष बनते हैं। कनिष्क के समय में होती है, कुषाण वंश का कनिष्क है। यहाँ पर दो संप्रदाय बंटते हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि काम क्या क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। आइए चलिए, सबसे पहली जो होती है आपकी, कहाँ होती है, कौन करा रहा है उससे मतलब नहीं है। सबसे पहली में क्या होता है कि यहाँ पर दो पिटक बनते हैं। पहला है यहाँ पर विनय पिटक और दूसरा है यहाँ पर सुत्त पिटक, ठीक है ना। ये पिटक बनते हैं। दूसरे में क्या होता है कि ये आपके स्थाविर और महासांघिक में विभाजन होता है, ठीक। तीसरे में क्या होता है कि अभिधम्म पिटक बनता है। पिटकों में तीसरा पिटक जो है वो बन जाता है। और चौथे में हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। यानी कि कुछ लोग जो कि हीन सोच रखते हैं, समझ लीजिए लोअर वेहिकल कहा जाता है इनको, और महायान को लार्जर वेहिकल VEHICLE यानी कि यान, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, होती कहाँ है? तो सबसे पहले वाली अजातशत्रु कराते हैं, दूसरी कालाशोक कराते हैं, तीसरी अशोक कराते हैं और चौथी आपके यहाँ पर कनिष्क कराते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन कौन बनता है? तो पहले में जो बनते हैं महाकश्यप बनते हैं, सबाकामी बनते हैं, मोगलीपुत्र तिस बनते हैं और चौथे में वसुमित्र बनते हैं और अश्वघोष भी बनते हैं जो कि उपाध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जैन धर्म के ऊपर। जैन धर्म के विषय में पढ़ लेते हैं कि प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक क्या क्या थे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। वृषभ इनका वाहन था। अजित मतलब इनका हाथी वाहन था, वाहन कह सकते हैं या प्रतीक कह सकते हैं, सॉरी। संभव तीसरे हैं, इनका घोड़ा था, मतलब घोड़ा है तो संभव है, ऐसे करके मैंने याद कराया था। हिरण शांतिनाथ का है क्योंकि हिरण शांति में रहना पसंद करता है, जैसे ही आप पहुँचोगे भाग जाएगा। अरिष्टनेमी 22वें हैं और शंख इनका है। पार्श्वनाथ 23वें हैं, सर्प का फन इनका है, ठीक है ना। और सिंह महावीर स्वामी का सिंह है। तो यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, 16वें, 22वें, 23वें, 24वें का दिया हुआ है। फिर से देख लेंगे। ऋषभदेव प्रथम है जिनका वृषभ है, अजित द्वितीय है जिनका हाथी है, संभव तृतीय है जिनका घोड़ा है, शांति का 16वां है, हिरण है इनका, अरिष्टनेमी 22वें है इनका शंख है, पार्श्वनाथ 23वें है जिनका सर्प फन है और महावीर 24वें जिनका सिंह है। जैन संगीतियों की बात करें तो दो संगीतियाँ हुई थी, प्रथम द्वितीय। पहली हुई थी तीसरी सदी ईसा पूर्व में यानी कि 300 BC में, ठीक है, और दूसरी हुई थी 512 में, यानी कि दोनों में 800 साल का डिफरेंस है। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। तो याद करेंगे, पहली हुई है 300 BC में, सॉरी 300 BC में, मैं लिख दे रहा हूँ 300 BC में, और दूसरी हुई है आपकी 512 में। पहली हुई है पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई है वल्लभी गुजरात में। पहली के अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र देव, दूसरी के हैं देवर्धि क्षमा श्रमण। पहली में ये हुआ था परिणाम कि 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर हुए थे। दूसरी में क्या हुआ है कि धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन और लिपिबद्धीकरण किया गया है।
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, दो जैन संगीतियाँ हुई हैं। पहली हुई है 300 BC में और दूसरी हुई है 512 में। पहली हुई है आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई है आपकी वल्लभी गुजरात में। पहले के जो हेड बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, वो बनते हैं स्थूल भद्र। कौन बनता है? स्थूल भद्र बनते हैं। और दूसरे के अध्यक्ष जो बनते हैं वो क्षमा श्रमण बनते हैं। देवर्धि क्षमा श्रमण उनको कहा जाता है। पहले में क्या हुआ था कि 12 अंगों में संकलन हुआ और दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया, और दूसरे में फाइनली कंपाइलेशन हर जितने भी धर्म ग्रंथ है उनका किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और बिहार में पूछी जाती हैं। जैसे पंच महाव्रत या अणुव्रत जो है वो जैन धर्म में प्रचलित है। पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, सत्य यानी कि सच बोलना, अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना, संपत्ति संचय ना करना, आस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है, और त्रिरत्न इसमें कौन कौन से आते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। काफ़ी आसान है। सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, तो DGA करके भी याद कर सकते हो। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं हैं, देख लेते हैं कौन सा। कि अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल है। तो अहिंसा और शांति की बात करते हैं। दोनों ही उदय यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में इन दोनों का ही उदय हुआ था। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, मतलब नो ईश्वर की सत्ता। दोनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, यानी कि पुनर्जन्म का सिद्धांत ये कहते हैं कि है। दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। तो जनता की सरल भाषा का प्रयोग किए ये लोग। ठीक है, दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे, तो स्थापना क्षत्रियों ने की, ये भी याद रखना है। दोनों ही समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु लगभग समान थी। कभी कभी तो लगता है कि दोनों ही एक हैं, लेकिन वो एक नहीं है। तो दोनों समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु भी समान थी। फिर आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ असमानताएं हैं, जो कि प्री से लेकर के मेंस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। तो बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली है, इनके उपदेश की भाषा, जैन के उपदेश की भाषा प्राकृत है। तो पहली चीज़ ये हो गया कि बौद्ध जो है, बुद्ध जो है वो पाली बोलते हैं, पाली भाषा में ज्ञान देते हैं, और जैन वाले जो है महावीर स्वामी वो देते हैं आपके प्राकृत में। विदेशों में अधिक प्रसार होता है बौद्ध धर्म का, जबकि भारत में जो है आपके जैन धर्म का अधिक प्रचार होता है, ये विदेशों में नहीं के बराबर है। संघ और भिक्षुओं पर आधारित था जो बौद्ध धर्म था, जबकि जैन धर्म अनुयायियों पर आधारित था। ईश्वर एवं आत्मा की अस्तित्व को नकार देते थे कि ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, जबकि जैन धर्म जो है वो केवल आत्मा को शाश्वत मानते थे। ठीक है, ये लोग कहते थे कि ना ईश्वर है ना आत्मा है, बुद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, जबकि जैन वाले कहते थे नहीं, आत्मा शाश्वत है। ना अधिक सुख एवं ना अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे, जबकि जो आपके जैन धर्मी थे वो कहते थे शरीर को कठोर यातना दीजिए, यानी कि अनुव्रत, कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है। ठीक है, फिर कहता है बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, जबकि नग्न मूर्तियों की पूजा जैन धर्म में होती है। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, अहिंसा का नियम जैन धर्मियों में कठोर था। कभी आपने किसी श्वेतांबर को देखा होगा तो वो मुंह पर भी जो है कपड़ा लगाकर बैठते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि कहीं कुछ छोटे पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे जीवधारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुंह के रास्ते ना चले जाएं। नाक के रास्ते तो जा सकते हैं ना, तो मतलब उसको भी ये लोग जो है अहिंसा उसके साथ भी नहीं करना चाहते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अहिंसा ना हो, होती ही रहती है। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर कोई गृहस्थ है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करे, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, जो मैंने आपको बताया, सम्यक संकल्प, ठीक है, इस प्रकार सम्यक वाक, सम्यक आजीवक बताया हूँ ना मैं, तो सम्यक समाधि तक, तो उसके थ्रू अगर कोई गृहस्थ आश्रम है, फैमिली मैन है, तो वो भी पार कर लेगा, निर्वाण प्राप्त कर लेगा। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव है, कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो गृहस्थम रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, उसके बारे में ना सोचिए। अब आता है मगध का महान साम्राज्य, इसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा। कहता है कि मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि उल्लेख कहाँ मिलता है मगध राज्य का, तो महाभारत में मिलता है।
इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, ठीक है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त कर दिया। ठीक, तो जरासंध का उल्लेख, भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त कर दिया। ठीक है। महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का भी उल्लेख है। तो महाभारत में आपके विदेह और मगध का भी उल्लेख है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु भी रहा है। मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो कि आज के दक्षिणी बिहार में है। कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो कि गौरवमयी इतिहास, राजनीति, धर्म का वैश्विक केंद्र बना। मगध की सीमा अगर देखी जाए, जो महाजनपद है उसकी, तो ये उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। काफ़ी बड़ा साम्राज्य है इसका, कि उत्तर में गंगा बह रही है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है, पूर्व में चंपा जो क्षेत्र है चंपा, ठीक है ना, और पश्चिम में सोन नदी तक ये विस्तृत है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा था। तो ये भी पूछ सकता है कि राजगृह जो थी, ठीक है, वो कितनी पहाड़ियों से घिरा था, तो 5 पहाड़ियों से घिरा था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हो गई। तो इसको किसने किया था, तो उदयन नामक एक व्यक्ति ने बनाया था राजधानी। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौशल, वत्स और अवंती को एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में वाकई कई सारे राजवंशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रमुख शासक और राजवंश देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पर जो राजवंश हुआ था बिहार में, नोन राजवंश, वो है हर्यंक वंश। ठीक है, इसको हर्यंक डायनेस्टी या हर्यंक वंश भी कहते हैं। बिंबिसार यहाँ पे इनिशियल एक शासक हुआ, फिर आता है अजातशत्रु, फिर आता है उदयभद्र, फिर आता है अनिरुद्ध, मुंडक, मंडक और नागदशक, इस प्रकार। ठीक है, तो जो बिंबिसार है वो पहला शासक है, उसकी हत्या करता है अजातशत्रु बनते हैं, उनकी हत्या करते हैं उदयभद्र या उदयन जो है यहाँ पर शासक बनते हैं। फिर सो ऑन सो फोर्थ चलता रहता है। दूसरा जो वंश आता है वो आता है शिशुनाग वंश, जो कि शिशुनाग नाम का आदमी यहाँ पर नागदशक की हत्या करके उसको पदच्युत करके यहाँ पर शासक बनता है। तो राजवंश का नाम रखता है शिशुनाग राजवंश। फिर आता है नंद वंश, यहाँ पर महापद्मनंद पहले शासक हैं। फिर पंडुक आते हैं, पंडुगति आते हैं, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दस्यधिक, कैवर्त और लास्ट में जो सबसे घनघोर दुष्ट राजा आता है उसका नाम है घनानंद, जिसका वध या जिसको हराने का काम कौन करता है, तो चाणक्य नामक अमात्य चंद्रगुप्त मौर्य नामक राजा से कराता है। सॉरी, और चंद्रगुप्त को बनाने का काम किसने किया, तो वो भी चाणक्य ने ही किया है। आपने कई बार स्टोरी सुनी होगी। थोड़ा सा मौर्य काल में बिहार की स्थिति देखते हैं कि क्या है बिहार के बारे में। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णित किया है कुछ जनजातियों को, कि यहाँ पर ब्राह्मण हैं, दार्शनिक हैं, यहाँ पर कृषक वर्ग है, ग्वाले हैं, आकेटक है, व्यापारी, श्रमजीवी, कारीगर, शिल्पी हैं, योद्धा अथवा सैनिक हैं, निरीक्षक, गुप्तचर हैं, मंत्री, परामर्शदाता और सभासद यहाँ पर हैं। उसके बाद बिंदुसार को कुछ उपाधियां प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि भद्रसार कहाँ कहा गया, तो याद रखिए वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है, और बिंदुसार है कौन, तो बिंबिसार और बिंदुसार में थोड़ा अंतर रखना है कि जो बिंदुसार नामक व्यक्ति है वो है मौर्य काल का, बिंदुसार कौन है, मौर्य काल का है, और बिंबिसार कौन है, वो इनिशियल हर्यंक वंश का है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। ठीक है, फिर आपका संस्कृत ग्रंथ में इसको अमित्रघात, अमित्रोचेट्स कहा गया यूनानी लेखकों में, और जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन कहा गया। यानी कि बिंदुसार जो है वो ठीक ठाक राजा रहा होगा, इसीलिए इसकी इतनी सारी उपाधियां और इसके बारे में इतना सारा वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तविकता में हम लोग को बिंदुसार के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो 7 अंग बताए थे कौटिल्य ने। कौन कौन सा, पहले बताए थे कि राजा होगा किसी भी स्टेट में, उसका एक मंत्री होगा जिसे अमात्य बोलते हैं, उसके पास एक जनपद होगी, वो एक दुर्ग या किला बनवाया होगा, किला के अंदर एक कोष रखा होगा, कोष की रक्षा करवाता होगा तो दंड या सेना रखा होगा, और फिर एक मित्र रखा होगा जो उसको हर चीज़ से बचाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इनके सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग कौन सा है। प्रश्न बार बार यही पूछा गया है, तो मित्र 7वां अंग है, लेकिन सबसे पहला अंग कौन सा है, राजा है। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र और अभिन्न अंग बताया।
साथ ही में राजा की तुलना शीर्ष अथवा सर्वोपरि से की है। उसका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वास्थ्य, बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देना चाहिए, कि अगर राजा सर्वोपरि है, बहुत दयालु है, फिर भी उसको निरंकुश मत बनने दीजिए। ये चाणक्य बहुत वर्ष पहले ही कह करके चले गए हैं। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आंख से की है, कि यहाँ या तो अमात्य हो या तो मंत्री हो, ये राज्य का क्या है, आंख है। अमात्य उस व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्यों में उसके सहयोगी की भूमिका निभा सके। कौटिल्य ने जनपद की तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि, यहाँ पर जो जहाँ पर लोग रहते हों, अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग को ही जनपद माना गया है, कि जिस भूभाग पर ज़्यादा जनसंख्या रह रही है वही उस क्षेत्र को ही जनपद कहा जाएगा। कौटिल्य ने 10 गांवों के समूह को संग्रहण, 200 गांवों के समूह को सार्वत्रिक, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख और 800 गांवों के समूह को स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि क्या क्या कहा है कि अगर 800 गांवों में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति होगी, ठीक है, 400 गांवों के समूह में एक द्रोणमुख की नियुक्ति होगी, 200 गांवों में सार्वत्रिक की और 10 गांवों में संग्रहण की नियुक्ति जो है, जो कि स्थानीय अधिकारी है, उसकी नियुक्ति की जाएगी। दुर्ग की बात करता है तो कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा करते हैं। औदक दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी हो। पार्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर चट्टाने हो। धानवन दुर्ग, जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो, उसको धानवन दुर्ग कहते हैं, ठीक है। और वन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन हो। तो 4 ये कुल मिलाकर के दुर्ग की बात करता है। इसमें औदक दुर्ग आप याद रखेंगे। अगला है कोश। इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। उन्होंने कोश के राज्य को मुखंग इसलिए माना क्योंकि कोश से कोई राज्य वृद्धि करता है तो शक्तिशाली बने रहने के लिए कोश द्वारा अपनी सेना का जो है भरण पोषण करता है। उसने कोश में वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया कि भाई कोश में कैसे वृद्धि करेंगे, तो कर लगाइए, करारोपण से वृद्धि हो जाएगी, जिसमें प्रजा को अनाज का 6ठा भाग, ये भी चीज़ याद रखनी है कि प्रजा को अनाज का 6ठा भाग, व्यापार का 10वां, पशुधन का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना चाहिए। तो इस पॉइंट को यहाँ भी लिख देते हैं कि अनाज का ठीक है, ये जो है करारोपण में आना चाहिए। अगला है कि दंड या सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्वसेना, रथ सेना, पैदल सेना। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो, जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो और वीरगति को प्राप्त करने पर परिवार को उस पर अभिमान हो। और मित्र जो है, कौटिल्य ने इसको कान कहा है, ठीक है। मित्र के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए, विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। तो देखिए, मध्यांतिक को इन्होंने भेजा था कश्मीर गांधार में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। कश्मीर गांधार में मध्यांतिक को भेजा था और मध्यम को भेजा था हिमालय में। सोन व उत्तरा को भेजा था सुवर्ण भूमि में। रक्षित को भेजा था उत्तरी कर्नाटक में। धर्म रक्षित को भेजा था अपरांतक में। महारक्षित को भेजा था यवन राष्ट्र में। महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र में। महादेव को भेजा था मैसूर में। और महेंद्र संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में। तो याद क्या रहता है हम लोग को, ये पोर्शन जो हर जगह लिखा रहता है वो याद रहता है, लेकिन क्या क्या याद रखना है वो भी बता दे रहा हूँ कि मध्यंतिक को याद रखिएगा, कहाँ भेजा था, तो कश्मीर के साइड में, और गांधार अफगानिस्तान के साइड में बेसिकली मध्यंतिक को भेजा था। वहीं मध्यम को जो है वो हिमालय में भेजा था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और याद रखना है कि मध्यंतिक और मध्यम, ये भी याद रखना है, ठीक है। और रक्षित उत्तरी कर्नाटक में गए थे, धर्म रक्षित अपरांतक में गए थे, और महारक्षित
यवन राष्ट्र में गए थे। ये भी याद रखना है, यानी कि कुल मिलाकर के अब 6 आपको याद रखना है, जिसमें मध्यांतिक तो आसान है, उसी पे निर्भर है मध्यम, उसको हिमालय में भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख और उसमें वर्णित विषय। स्तंभ लेख है यानी कि पिलर एडिक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है ना, रॉक एडिक्ट की बात नहीं करता है, पिलर एडिक्ट की बात करता है। ठीक, तो पिलर एडिक्ट की बात करता है। इस पर पिलर पर जो है सारे अक्षर ऐसे ऐसे लिखे गए होंगे। तो यहाँ पर अहिंसा पर बल देता है, पशु बलि की निंदा करता है और समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है। सबसे ज़्यादा मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पशु बलि की निंदा है। दूसरा है समाज कल्याण कर तो कार्य करना है, और यहाँ पर 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करता है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और एक जो आपका आता है, तो इन 4 का ही यहाँ पर वर्णन मिलता है। तीसरा है इसमें राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक प्रादेशिक को आदेश दिया गया कि हर 5वें वर्ष यहाँ पर राज्य का भ्रमण करें, ब्राह्मणों, मित्रों, संबंधियों और श्रमणों से उदारता पूर्वक जो है यहाँ पर व्यवहार करें। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें भी यहाँ पर लिखी गई। ठीक है ना, तो कभी कभी देखिए 4 नहीं, यहाँ पर कभी कभी ताम्रपर्णी का भी वर्णन आता है, तो इसमें ऐड कर लीजिएगा कि पड़ोसी राज्य में केरल, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछता है कि रज्जुक या युक्त की या प्रादेशिकों को आदेश किसमें दिया गया, तो तीसरे में आदेश दिया गया कि हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। चौथे में कहा गया कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करता हूँ, यानी कि युद्ध के स्थान पर शांति की घोषणा चौथे में की गई। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की बात आती है 5वें में। ठीक है, 6वें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। 7वें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णु भावना रखने का भाव कहा गया। 8वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कहा गया कि अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की है और लोगों से भी तीर्थ यात्राओं के लिए कहा है। 9वें में कहा गया कि सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धम्म में सभी दासों और नौकरों के प्रति दयावान रहिए। 10वें में कहा गया कि ख्याति और गौरव की निंदा और धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वां कहता है इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई। 12वां सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वयन, महिला महामात्रों की नियुक्ति, ये 12वें में कहता है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक का हृदय परिवर्तन और यौन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। 14वें में प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, ये बात यहाँ पर मिलती है। अगला है लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं। तो टोपरा का स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है, मेरठ का उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग का उत्तर प्रदेश में है। ये 3 लघु स्तंभ लेख की कैटेगरी में आते हैं। लौरिया अरेज बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार में है, और रामपुरवा ये भी बिहार में है। तो बिहार के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों जो अभिलेख हैं लघु स्तंभ लेख, ये बिहार में स्थित है। दिव्य वदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, तो अशोक का तुरंत का उत्तराधिकारी हुआ दशरथ, फिर हुआ संप्रति, फिर हुआ शालीशुक, देववर्मन, शतधनुष और लास्ट में बृहद्रथ, आखिरी शासक मौर्य वंश का और अशोक का आखिरी उत्तराधारी जो था उत्तराधिकारी वो बृहद्रथ था। मौर्य की राजधानियों की बात की जाए तो अलग अलग प्रांत क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग राजधानी होती थी उनकी। जैसे प्राच्य यानी कि आपका पश्चिम में पाटलिपुत्र राजधानी थी, वर्तमान में बिहार में है। उत्तरापथ के क्षेत्र में तक्षशिला राजधानी थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ेगा। दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी राजधानी थी, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। अवंती राष्ट्र में उज्जैनी राजधानी थी, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और कलिंग की तोसली राजधानी थी, उड़ीसा का क्षेत्र। ये मौर्य राजधानियाँ थीं अलग अलग प्रांतों में। तो प्राच्य की पाटलिपुत्र, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और कलिंग की तोसली। चले, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की कई सारी समितियां थीं, जैसे उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, जनगणना, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, वाणिज्य की विक्रय की व्यवस्था, निरीक्षण, बिक्री कर की व्यवस्था, ये सारी समितियां यहाँ पर 6 समिति यहाँ पर थीं और अनेक कार्य देखती थी। मौर्यकालीन परिषद की बात करें तो आमात्य होता था, जो कि प्रत्येक विभाग का प्रमुख होता था। पुरोहित होता था, धाम
विभाग का प्रधान यानी कि धर्म और दान विभाग देखता था। सेनापति था जो कि सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज था जो कि राजा का पुत्र होता था। दौवारिक, यहाँ पर दौवारिक पूछते हैं तो दौवारिक द्वार से बना है तो राजकीय द्वार का रक्षक था, दौवारिक बोलते थे। अंतर्वेशिक अंतःपुर का रक्षक था जहाँ रानियाँ रहती थीं, ठीक है, रनिवास या अंतःपुर का रक्षक था। समाहर्ता, इसको राजस्व डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया गया था, समाहर्ता बोलते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिक करने वाला प्रशास्ता बोला जाता था। प्रदेष्टि मतलब होता था कमिश्नर, प्रदेष्टि मतलब कमिश्नर, कमिश्नर था। पौर, जैसे महापौर होता है ना, वही नगर का कोतवाल पौर कहलाता था। व्यवहारिक, व्यवहारिक याद रखिएगा काफ़ी टिपिकल हो जाता है ये, तो ये प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष था नायक। कर्मांतिक था उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल था सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल था दुर्ग रक्षक। अंतपाल था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अब आता है मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष। तो यूपी पीसीएस से लेकर के यूपीएससी तक में और बीपीएससी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पोर्शन होता है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मौर्यकालीन विभागाध्यक्षों को हम लोग देखेंगे। अक्ष पाटलाध्यक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष पाटलाध्यक्ष, ये लेखा विभाग का प्रधान होता है, तो याद रखेंगे अक्ष पाटलाध्यक्ष लेखा विभाग का प्रधान को बोलते हैं। सीताध्यक्ष, तो सीता मतलब कृषि भूमि होती है तो कृषि विभाग का प्रधान होता है सीताध्यक्ष। अकराध्यक्ष, खनिज का अकराध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल प्रमुख होता है। लवणाध्यक्ष, नमक का। विविताध्यक्ष, चारागाह का। नवाध्यक्ष, नावों का। पत्तनाध्यक्ष, पत्तन या बंदरगाह का। अंतपाल, सीमा प्रवेश का। पौतवाध्यक्ष, बाट माप का। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई का। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का। गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं के विभाग का। बंधकाराध्यक्ष, जेल खाने का अध्यक्ष। बंधकाराध्यक्ष जेल खाने का अध्यक्ष होता है। तो 14 अध्यक्षों को फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है अक्ष पाटलाध्यक्ष, ये लेखा विभाग का। सीता कृषि का। अकरा, ये होता है आपके खनिज का, अकरा होता है खनिज का। लक्षणा होता है आपके टकसाल का। लवड़ा होता है यहाँ पर आपके लवड़ यानी कि नमक विभाग का। विविताध्यक्ष मतलब चारागाह का। नवाध्यक्ष मतलब नावों का। नवाध्यक्ष मतलब नया नया नहीं, नावों का। पत्तनाध्यक्ष होता है पत्तन का, बंदरगाहों का। अंतपाल होता है दुर्गों का देखभाल करने वाले का। पौतवाध्यक्ष होता है बाट माप का, पौतवाध्यक्ष होता है बाट माप का। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का। गणिका अध्यक्ष वेश्या के विभाग का। बंधकाराध्यक्ष होता है जेल खाने का अध्यक्ष। अगला आता है मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध क्या रहा। तो मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रहा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुगामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, जियो और जीने दो जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल किया। यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों के शरण में जाने के लिए साथ में जियो और जीने दो जैसे कल्याणकारी आदर्शों का पालन करता है यहाँ पर अशोक। आगे क्या होता है, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों, उनके निर्देशों, आदर्शों, इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर धम्म महामात्रों को नियुक्ति की। इसमें अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ के चतुर सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित 4 पशुओं, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर की आकृतियाँ उत्कीर्ण की। इसमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बैल उनके जन्म का, अश्व उनके गृह त्याग का और सिंह सार्वभौमिकता का प्रतीक है। इसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था। कई बौद्ध स्थापत्यों में सांची, भरहुत, सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास अथवा विश्राम स्थल के रूप में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में कई रॉक कट गुफाओं का भी निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा, बराबर की गुफाओं में इसने आश्रय के लिए वर्षावास के दौरान यानी कि वर्षा काल के दौरान अगर बौद्ध भिक्षु बाहर हैं तो उसके लिए बराबर और नागार्जुनी दोनों पहाड़ियों में रॉक कट जो गुफाएँ हैं, केव्स हैं, उनका भी निर्माण कराया है। मौर्य प्रशासन की जो इकाई थी या घटक हैं उसमें वो देखते हैं कि केंद्र में राजा होता था, ठीक है।
प्रांत में कुमार या युवराज, मंडल को देखने के लिए प्रदेष्टा, विषय या आहार को देखने के लिए विषयपति, स्थानीय 800 गांवों का एक समूह, द्रोणमुख 400, खारवाटिक 200 और संग्रहण 10 गांवों के समूह को बोलते थे। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि खारवाटिक किसको बोलते थे, तो याद रखिएगा 200 गांवों के समूह को खारवाटिक भी बोला जाता था। गुप्त वंश के बारे में शुरू होता है, देख लेते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का छूट चुका है, तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो चलिए गुप्त वंश के बारे में शुरू करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है, ठीक है। लेकिन इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच आता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। ये प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है, इसीलिए गुप्त वंश का उदय 319 AD से माना जाता है, जब से चंद्रगुप्त प्रथम आता है तब से। गुप्त संवत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम करता है, ये 319-20 AD में करता है। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु होती है तो समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया जाता है। इनका दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिशेन रहता है। तो एक तो हरिशेना या हरिशेन और दूसरा प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति, ये दोनों जो है यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। एक तो प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा हरिशेन, ठीक है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड। इनको भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय फिर आते हैं, जिन्हें विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठाया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किसकी हत्या करते हैं, तो रामगुप्त की हत्या करते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह करते हैं। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा से विवाह करते हैं, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कुमार देवी से विवाह करता है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसने जो है यहाँ पर कुमार देवी से विवाह किया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया, ये भी पॉइंट याद रखना है, जो कि लिच्छवी गढ़ की है। कुबेर नागा से करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन जिससे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री का जन्म होता है, प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान भारत आया था। चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान इनके समय में भारत आता है, और इनके बाद इनका पुत्र कुमारगुप्त आता है, जो कि नालंदा महाविहार की स्थापना करेगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त का और भी बहुत सारा नाम मिलता है, जैसे महेंद्रादित्य भी मिलता है। तो नाम याद रखेंगे कि नालंदा महाविहार की स्थापना कौन कर रहा है, तो कुमारगुप्त कर रहे हैं। ये पॉइंट याद करिएगा, कुमार गुप्ता इज रिलेटेड टू नालंदा, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद उनका पुत्र आता है स्कंदगुप्त, जो कि हूणों के आक्रमण को असफल करता है। गद्दी पर बैठने के बाद 455 AD में बैठता है ये, और हूण जब आक्रमण करते हैं तो हूणों के आक्रमण को विफल करता है। भानुगुप्त आते हैं। भानुगुप्त का एक अभिलेख बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं एरन अभिलेख, ठीक है, ERAN, एरन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें सती सिस्टम का या सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। फिर गुप्त काल का प्रशासन देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई होती है उसको बोलते हैं देश। देश के प्रशासक को गोप्ता बोलते हैं, ठीक है, गुप्ता समझ लीजिए। तो देश के प्रशासक को गोप्ता बोलते हैं। दूसरी होती है भुक्ति। तो देश के बाद क्या आती है, देश, देश के बाद आती है भुक्ति, ठीक है। और जिसके प्रशासक को भी यहाँ पर भुक्ति लिखा है, लेकिन ये गलत लिखा है। भुक्ति के नीचे होता है विषय, जिसके प्रशासक को विषयपति कहते हैं, ठीक है। तो देश, भुक्ति, भुक्ति के बाद आता है विषय, ठीक है। फिर विषय के बाद आता है ग्राम। विषय के बाद क्या आता है, ग्राम। तो इस प्रकार आपने प्रशासन की 4 इकाइयों को देख लिया, जो कि UPPCS BPSC अनेकों बार पूछा हुआ प्रश्न है। ग्राम प्रशासन का अधिकारी ग्रामपति या उसी को महत्तर भी बोलते हैं। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। अब कुछ गुप्तकालीन अधिकारी और विभाग आते हैं, जैसे महादंडनायक न्यायाधीश को बोलते हैं। संधि विग्रहक युद्ध और शांति का मंत्री होता है। महाबलाधिकृत सेनापति होता है। दंडपाशिक पुलिस विभाग का हेड होता है। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकारी होता है। महाप्रतिहार राज्य प्रसाद का अधिकारी होता है। महाशपटलिक लेखा विभाग का अधिकारी होता है। ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह अधिकारी होता है। शौल्किक ये सीमा शुल्क का अधिकारी होता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जैसे प्रश्न पूछ लेता है सीधे
कि गुप्तकालीन अधिकारी और विभागों के कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा है। तो दंडपाशिक कौन होता है, तो दंडपाशिक मतलब दंड देने वाला, पुलिस ऐसे समझिए, तो पुलिस हो गया। फिर कहता है कि महाप्रतिहार कौन होता है, तो राज्य प्रसाद का अधिकारी महाप्रतिहार। महाक्षपटलिक कौन होता है, तो लेखा विभाग का अधिकारी महाशपटलिक होता है। महादंडनायक कौन है, तो न्यायाधीश को महादंडनायक कहते हैं। संधि विग्रहक युद्ध और शांति का मंत्री होता है। महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता है। शौल्किक सीमा शुल्क का। गुप्तकालीन समाज देख लेते हैं। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था, जिनका आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म था, कि जन्म के आधार पर ही विभाजन हो गया था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, ये सबसे छोटी इकाई है। फाहियान कहता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य का भी वर्ग था, यानी कि अनटचेबल लोग होते थे। इन्हें अंत्यज या चांडाल कहा जाता था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अंत्यज या चांडाल कहा जाता था फाहियान के अनुसार। नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण कायस्थों का उदय होता, तो यहाँ पर कायस्थों के उदय का प्रमाण मिल रहा है कि नई जातियों में जब भूमि अनुदान होता है तो वहाँ से कायस्थों का उदय मिलता है। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे। आगे बात आती है यहाँ पर गुप्तकालीन में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। देवदासी मतलब आप समझ सकते हैं, देवदासी रखी जाती थी मंदिरों में। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखने का उल्लेख जो है यहाँ पर मिला है। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का उल्लेख है। तो कामसूत्र और मुद्रा राक्षस, अगला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि कामसूत्र वाला बता दिया मैंने कि कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं और वेश्याओं का वर्णन था। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी बात यहाँ पर बताई जाती है। और मनु 7 प्रकार के और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणावाप, आढ़वाप भूमि का पैमाना हुआ करता था गुप्त काल में। ठीक है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। तो 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, जिसमें से क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहते हैं खिल। भूमि जोती नहीं जा सकती उसको कहते हैं खिल। वास्तु बोलते हैं वास करने योग्य भूमि को। गोचर कहते हैं चारा, और अप्रहत कहते हैं जंगली भूमि को। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सार्थवाहों आदि की मुहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। गुप्त शासक के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, ये बात याद रखनी है, जिन्हें अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। तो जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी गुप्त काल में उनको कहा जाता था दीनार, और मैक्सिमम गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। और फाहियान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग करते थे। ठीक है। फिर बात आती है सुदर्शन झील की। तो सुदर्शन झील एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर मात्र 1.5 घंटे का है, लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा वो कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे का ही होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये आपकी प्रिपरेशन में जरूर बूस्टअप करेगा चीज़ों को। तो धन्यवाद।